जीनो आराइश, रख रखाव, सब कुछ बेमिसाल। इंतहाई कीमती फर्नीचर, एक बहुत बड़ा सा हॉल जो किसी भी 5 या 7 स्टार होटल की लॉबी से कम नहीं था। फिर दोनों जानिब से ऊपर जाती हुई महलाती और देवकामत सीढ़ियां, देव हैकल और बेशकीमत फानूस, ईरानी तर्ज के दबीज और कीमती कालीन, और ऊपर की जानिब देखने वाले लहीम शहीम कमरे। क्या मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था? जो हजम बाहर मैंने देखा था उसके मुताबिक ये सब उस घर में होना नामुमकिन था। काशिफ ने वहां मुझे बैठने को कहा और मैं हैरानी के आलम में उन दबीज और महंगे तरीन सोफों में से एक पर बैठ गया। जैसे ही बैठा मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया हो, और ना चाहते हुए भी मेरी आंखें बंद होने लगी। थोड़ी देर तक मैंने उस आने वाली नींद से लड़ा, लेकिन बिलाखिर जीत नींद की ही हुई। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा मैं किसी बहुत अजीम और जसीम मेज के किनारे एक देव कामत कुर्सी पर बैठा हूं। उस मेज के एतराफ में ऐसी 10 से 15 कुर्सियां और भी है, लेकिन वो खाली नहीं है। उन कुर्सियों पर काले लिबास में मलबूस इंतहाई ऊंचे कद के लोग बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग सिर्फ मुझी की तरफ देख रहे हैं। उनके सिर काली चादरों से थके हुए हैं, सिर्फ चेहरे नजर आ रहे हैं, इंतहाई बड़ी बड़ी आंखें, सुर्खी मैल आंखों के कोने। एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया कि इनमें से कुछ लोगों के बाल इतने छोटे हैं कि कानों से ऊपर तक कटे हुए हैं, और कुछ के बाल इतने लंबे कि शायद जमीन को छू रहे हैं। ये सब देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी सी हालत में मेरे मुंह से बस एक नाम निकला, काशिफ। और फिर आवाज आई, मैं यहां हूं मेरे दोस्त। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लहीम शहीम शख्स वही काला लिबास पहने मेरे सरहाने खड़ा था। मेरी हैरानी देखकर उस शख्स ने दोबारा कहा, मैं काशिफ ही हूं मेरे दोस्त, और ये जिन लोगों को तुम अपने सामने बैठा देख रहे हो ये मेरा खानदान है। मेरे वालिद, वालिदा, मेरे 7 भाई और मेरी 3 बहनें। मैं बेयकीनी के आलम में उन सब को देखने लगा। मेरी हालत ऐसी थी कि कांटों तो बदन में लहू नहीं। वो शख्स जो अपने आप को काशिफ कह रहा था अब मेरे बिल्कुल सामने आ गया था। उसने मुझे देखा और कहा, घबराओ नहीं साद, मैं तुम्हारा सारा तजस्सुस अभी दूर कर देता हूं। बस इसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ये कहकर वो भी मेरे सामने बैठ गया और फिर बोलना शुरू किया, मैं और ये मेरा खानदान जिन्हें तुम देख रहे हो इंसान नहीं बल्कि जिन है, और मेरा नाम काशिफ नहीं बल्कि कंजोर है। मैं एक खास वजह से उस कॉलेज में आया था। हमें एक इंसान चाहिए था, ऐसा इंसान जिसके अंदर हम उसकी अपनी रजामंदी से सरायत कर सके। यानी जब हम में से कोई भी उस इंसान के जिस्म में दाखिल होना चाहे तो उस इंसान की मर्जी भी उस अमल में शामिल हो। माजी में हमारे खानदान से कुछ ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिनकी वजह से तमाम आलम जिन हमसे सख्त नाराज है, और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी कुव्वत, हमारी ताकत सलब की जा रही है। अगर सूरत हाल यही रही तो हम आने वाले वक्त में नीस्तो नबूद हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो ये कि हम किसी इंसान में उसकी मर्जी से दाखिल हो जाएंगे और ताहयात उसको तकलीफ में रखे। जिस्म उस इंसान का हो, लेकिन असल में उसका पूरा कंट्रोल हम जैसे किसी जिन के हाथ में हो। जाहिर है कौन सा इंसान ये खुद चाहेगा कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे। अगर इंसान की मर्जी की शर्त ना होती तो हम कब का ये काम कर चुके होते। माजी में हमारे खानदान के कुछ जिन्नों ने इंसानों से रवाबित रखे, और ये रवाबित इस हद तक बढ़ गए कि कुछ जिन्नों ने भैंस बदल कर इंसानी मर्दों और औरतों से शादियां भी कर लें। हमारे यहाँ इस अमल को गुनाह अजीम करार दिया जाता है, और इस गद्दारी की सजा हमें मिल रही है। और इसका सद्देबाब यह है कि इंसान को काबू करके उसको हमेशा का गुलाम बनाया जाए। लेकिन इंसान की मर्जी की शर्त हमारे लिए बहुत कठिन इम्तिहान है। तुमको यहाँ लाने का मकसद यही था। देखो, आखिर मैंने ही तो तुम्हारी मदद की थी, उन लड़कों से बचाया, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई भी देख नहीं सकता था, वरना ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या क्या करते। फिर तुमने मुझसे दोस्ती की, और आज एक दोस्त दूसरे दोस्त से मदद मांग रहा है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम हमें इजाजत दोगे कि हम तुम में सरायत कर जाए? मेरे चारों तरफ दराज कद जिन मौजूद थे। वो मुझसे बात कर रहे थे और मदद मांग रहे थे। वो मुझे गैर चुके थे और अब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी, मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। तकलीफ के बायस आवाज निकल नहीं रही थी। मेरे एहसासात डर और खौफ के जज्बात से भी ऊपर निकल चुके थे। फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत जमा करके सिर्फ ये कहा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि मैं अभी और इसी वक्त अपने वालिद से मिलना चाहता हूँ। कंजूर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा
फिर खामोशी से उठकर अपने साथी जिन्नों के पास चला गया। कुछ देर तक वो लोग आपस में बातें करते रहे। फिर एकदम खामोशी छा गई। अचानक कंजूर वापस मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, हमें मंजूर है, लेकिन तुम कैसे मिलना चाहोगे? क्या हम उन्हें यहाँ ले आए या तुम अपने घर जाकर मिलोगे? लेकिन याद रखना, अगर तुम ये समझो कि अपने घर जाकर हमारे हिसार से निकल गए हो तो ये तुम्हारी भूल होगी, और अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हम तुम्हारे दोनों माँ बाप को मार देंगे, लिहाजा ऐसा सोचना भी नहीं। मैंने कहा, मैं घर जाकर मिलना चाहता हूँ ताकि कम से कम मेरे वालिदैन को तो पता हो कि मेरे साथ हुआ क्या है। कंजोर ने मुझे इजाजत दे दी और अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। मैंने अपने आप को कंजोर के घर से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे खड़ा पाया। हवा तेज चल रही थी, पत्तों की सरसराहट, शाखों की चटकाहट और ढलते दिन की वजह से बढ़ती हुई ठंड। मेरा दिल और भी घबरा रहा था, मगर अंदर जो मैं देख आया था उस दहशत के सामने ये सब कुछ भी नहीं था। शिकस्त खुर्दा, कंधे झुकाए, लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था, क्या करूं, क्या बताऊं अपने माँ बाप को? हकीकत जानकर वो तो जीते जी ही मर जाएंगे, और अगर नहीं बताऊंगा तो और तकलीफ मिलेगी उन्हें। जो ही घर के करीब पहुंचा तो देखा वालिद साहब घर के बाहर टहल रहे हैं और उनके चेहरे से परेशानी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो करीबन दौड़कर मेरे पास आए और पूछा, कहाँ रह गए थे साहब? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी माँ और मैं कितने परेशान थे? कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। मैं तो अब पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा था। इतनी देर में वालिदा भी घबराई हुई बाहर आ गई और मेरी तरफ लपकी और रोते रोते मुझे फौरन ही गले से लगा लिया। उनकी तो हिचकियां बंद गई थी। बता, क्या हुआ? क्या तुम किसी मुसीबत का शिकार हो गए थे या रास्ता भूल गए थे? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। मैं उनको उस वक्त क्या बताता कि आज से पहले ना मेरे साथ ना किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ था जो आज मेरे साथ हुआ है और जो अभी होने वाला है। मैंने उनको धारस दी और दोनों को लेकर घर के अंदर आ गया। वक्त ज्यादा नहीं था और मुझे अपने माँ बाप की फिक्र थी। कुछ पता नहीं था कि अगर देर हो गई तो कंजूर कब अपना वार कर जाए। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहता था। हम तीनों अपने घर के टीवी लाउंज में बैठ गए। वालिदा ने फौरन मुलाजिम को बुलाया और पानी लाने को कहा। फिर मेरी तरफ देखा और पूछा, ठीक हो ना तुम? क्या बात है? क्यों हमारा दिल ठेला रहे हो? कुछ बताते क्यों नहीं?